सर क्या होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका एलोपैथी में भी कोई तोड़ नहीं है? केवल सिंगल डोज इन अ डे 200 की ओके 3 दिन में नॉर्मल। हमारी क्या वंडर ड्रग्स हैं, आपको केवल जबान पे डालना है। अब ऐसे सुनने में आया सर कि यू आर द ओनली वन जो विजन थेरेपी पे पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं सर। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। पहला मैंने उनसे कहा कि सर आप इसको स्कूलों में लागू करिए। तो हमारे क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप 50,000, 10,000, 1 लाख पावर तक दीजिए तो उनके ब्रेन के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट सिटी स्कैन में उसका रिमूव हो चुका है। खत्म। किसी को डायबिटीज़ हो रखा है सर, तो क्या होम्योपैथी की दवाइयाँ लेकर के उसको रिवर्सल मतलब पॉसिबल है सर? तो उस दिन के बाद से ये है कि वो मरीज तो इतने मुरीद है कि हर हफ्ते किसी न किसी पकड़ के ले आते हैं। डोज अच्छे होम्योपैथ को पता होता है कितना देना है। Yes. ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है। ऐसी कौन सी मतलब मेडिसिन हैं जो घर पे रखनी चाहिए? तो ये 4-5 ड्रग्स घर में रहनी चाहिए। हार्ट अटैक वाली कंडीशंस में एस्पिरिन दी जाती है सर, तो उस केस में सर अपने होम्योपैथी में भी कोई ऐसी दवाई है? तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत बड़ी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपेश कुमार सक्सेना जी, जो एक होम्योपैथी के फिजिशियन हैं और अपनी जर्नी BHMS से शुरू करके नैनो होम्योपैथी में पायनियरिंग रिसर्च तक पहुंचाई है। और वो कुछ ही होम्योपैथी एक्सपर्ट्स में हैं जिन्होंने होम्योपैथी को विजन थेरेपी से भी जोड़ा है। क्रोनिक इलनेस, जी हाँ, खांसी जुकाम बुखार वाले डॉक्टर साहब नहीं हैं, यह है क्रोनिक इलनेस। जो बीमारियां असहनीय हैं, जो बीमारियां असहाय हैं, उनमें डॉक्टर साहब की बहुत तगड़ी पकड़ है। नैनो होम्योपैथी और हॉलिस्टिक अप्रोच से उन बीमारियों को भी डॉक्टर साहब ने कई बार ठीक किया है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी होम्योपैथी से रिलेटेड मिथ्स हैं आपकी बस्ट होने वाली हैं। तो वेलकम है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। बहुत बहुत आने के लिए स्वागत सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर सबसे पहले बताइए कि BHMS से लेकर के स्पेशलाइजेशन तक आपकी जर्नी ओवरऑल कैसी रही सर? जर्नी होती है, बहुत बढ़िया रही। और उस जर्नी जिसके अंदर ग्रोथ होती चली जाती है, नॉलेज बढ़ती चली जाती है, वो जर्नी सबसे बेस्ट होती है सर। तो हुआ ये कि इनिशियल लेवल पे थोड़ा कम एज में हमने अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर दी थी। तो आफ्टर द मतलब क्लियरिंग माई CPMT BHMS में जब हमारा एडमिशन हुआ तो मैं MSc कर चुका था। ओह नाइस। और MSc लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, उसमें भी हमने पैरासिटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ था। और ये मेरा पैशन था होम्योपैथी। और स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा उस समय CPMT में ऑप्शंस भी आया करते थे कि आपको MBBS लेना है या तो उसमें केवल एक ही डाला था BHMS या BMS। ओके। तो BHMS लेने का मेरा यही जो मकसद था वो ये था कि हम इसके अंदर कुछ आगे कर सकते हैं। तो BHMS जब जर्नी स्टार्ट की तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने जब 4th ईयर में ही थे तो अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। ओह वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर होम्योपैथी में इनिशियली आपकी रुचि क्यों डेवलप हुई और धीरे धीरे अभी तक कैसे इवॉल्व हुई है, वो कैसे रुचि आपकी बढ़ी है इसमें? बचपन से जब से होश संभाला, मेरी जो मदर थी, मेरे जो नाना जी थे, वो सब बेसिकली मेरे नाना जी ही होम्योपैथ थे। ओके। हाँ ओके। और वो उनका जो होम्योपैथी का पहले क्या हुआ करता था कि होम्योपैथी में कोई स्पेशलाइजेशन, कोई डिग्री वगैरह नहीं होती थी क्योंकि इसका इवॉल्व ही इंडिया में बहुत लेट हुआ है। तो पहले क्या एक कोर्स कर लेते थे, तो वो वैसे तो रेलवे में से जब रिटायर हुए तो उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मेरी मदर को भी उन्होंने सब होम्योपैथिक से ही पाला। तो जब हम लोग को कुछ होता था तो मेरी मम्मी भी वैसे ही दवाइयाँ देती थी, भाई इनको अकोनाइट दे दो, इनको बेलाडोना दे दो। इस तरीके के शुरुआत हुई। तो वो शुरुआत से ही हम लोग के अंदर होम्योपैथिक बिल्कुल जज्ब थी। और ऐसा लगता था कि जैसे होम्योपैथिक के बिना हमारे घर में कुछ काम नहीं, जरा सा पेट दर्द हुआ वो दवाई उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब इतना ज़्यादा हमारे क्या होम्योपैथिक थी पूरे घर के अंदर, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी निकलना ज़रूरी था। सही है, सही है। तो इसलिए उस लेगेसी को बरकरार रखने के लिए सही है सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो सर उस टाइम की जो होम्योपैथी थी और आज की होम्योपैथी है, कितना डिफरेंस आया आपके हिसाब से सर? देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा मिथ ये है कि होम्योपैथी को लोग आज भी जो है, मतलब बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये वो जो मीठी गोलियां हैं जो पाउडर पीस के दिया जाता है ना,
इसका क्या असर होता है, किसी का है ये बहुत धीमे असर करती है, इमरजेंसी में इसका काम नहीं होता है, लॉट्स ऑफ मिथ हैं, उसको आप नहीं दूर कर सकते। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 20 ईयर्स में होम्योपैथिक ने जो अपना एक मुकाम तय किया हुआ ये कि हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ 20th सेंचुरी होम्योपैथी के अंदर जो है लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे इसलिए बढ़ने लगा कि बहुत सी चीज़ों के जो एलोपैथिक के थे ना, बहुत से साइड इफ़ेक्ट थे, बच्चों को लोग देना नहीं चाहते थे। तो लोगों का जो है होम्योपैथिक, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होम्योपैथ नहीं थे। आप अभी भी अगर 40-50 ईयर्स या 30 ईयर्स बैक जाएंगे तो लोग बताएंगे वो हमारे जानने वाले वहाँ जो हैं कानपुर में एक डॉक्टर चटर्जी हुआ करते थे, कोलकाता में डॉक्टर बनर्जी हुआ करते थे। मतलब आप ये हालात थे कि एक शहर के नाम से एक होम्योपैथ जाना जाता था। जी जी जी, मतलब आज लिमिटेड थे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। तो लेकिन अब धीरे 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 जो जिस तरीके से, ख़ास तौर से हम ये कहेंगे कि जो हम लोग के बैचेस के लोग थे ख़ास तौर से, उन लोगों ने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया। वेरी नाइस। और जब मैं तो 94 बैच का हूँ, 99 पास आउट हूँ, तो हम लोगों ने जब देखा तो यार कुछ करना चाहिए, हम लोग के साथ के जितने बैचमेट, यार कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए कुछ। तो हुआ ये कि हमारे एक सीनियर हैं, बहुत कुछ ही साल सीनियर है, लेकिन बहुत अच्छे नेचर के फैमिली फ्रेंड भी थे। उन्होंने जो है इवेंचुअली उनके फादर और सब जो ऑर्थोपेडिक में थे, तो उन्होंने होम्योपैथिक को ऑर्थोपेडिक से जोड़ दिया था। तो वो जितने भी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट किया करते थे तो वो उसमें होम्योपैथिक दवाई दिया करते थे। और आज भी आपने देखा होगा कि जब किसी की फ्रैक्चर होता है, कुछ होता है, तो लोग जनरली होम्योपैथी लेना प्रिस्क्राइब करते हैं कि वही कैलकेरिया फास, वही सिम्फाइटम, उससे जल्दी जो है रिकवरी हो जाती है। हमारा साथ भी होता है कि हमारे चूँकि जो नाना थे, वो नाना भी एक बहुत फेमस आई के स्पेशलिस्ट थे जो भोपाल के थे। उनके साथ वो बैठा करते थे। वो महीने में एक बार आया करते थे, उनके साथ वो बैठ के वो जो है उस समय हुआ करता था मोतियाबिंद के ऑपरेशन से कैसे बचा जाए। हाँ। तो उसके लिए लोग होम्योपैथी की ओर भागते थे। उसकी सबसे बड़ी एक दवाई जो है, जो OTC यानी ओवर द काउंटर बिकती आई है आज तक, सैनेरिया, सैनिया मेरिटिमा सक्कस एक दवाई है, आई ड्रॉप, जो कोई भी जाए कि बस इतना बोल दे कि मुझे मोतियाबिंद है, वो आपको उठा के दे देगा कि वो आई ड्रॉप डालिए ठीक हो जाएगा। जब मैंने कहा जब इससे इतना हो सकता है, मोतियाबिंद सही हो जाता है उससे। देखिए मोतियाबिंद के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक एजिंग की प्रोसेस होती है, तो वो ठीक नहीं होती है अगर उसके हम वो क्या हो रही है, एजिंग है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेंस आपका हार्ड होता जा रहा है। तो लेंस हार्ड हो रहा है ना, जैसे पानी बर्फ बन रहा है ना, तो आप इसको किसी भी जगह पे स्टेज पे आप रोक सकते हैं। ओके। ये इरिवर्सिबल नहीं है कि उसको बर्फ को आपने पानी बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। तो लोग ये बहुत कहते हैं, नहीं मैंने मोतियाबिंद मुझे 25 साल से ऊपर हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मोतियाबिंद को हम लोग कहते हैं हाँ भाई इसमें डेवलप हो गया है, आधे से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जाके सर्जरी करा लो। मैंने आज तक 25 साल में किसी जो है मोतियाबिंद के लिए नहीं, हाँ मोतियाबिंद दूसरे आँख में हो रहा है, बहुत शुरुआत है, ये गारंटी वहीं रुक जाएगा। ओके। हाँ। तो ये सारे मिथ हैं कि लोग अच्छा होता है कि होम्योपैथी में आते क्यों हैं। लोग सबसे पहले जाते हैं एलोपैथिक में, बड़े बड़े क्रॉनिक केसेस को देखते हैं, यहाँ कराया वहाँ कराया, फिर लोग कहते हैं यार चलो यार होम्योपैथिक में भी देख लेते हैं। मतलब ऑलवेज द डे वन हम लोग को केवल टेस्टिंग पैरामीटर पे रखा जाता है। आज तो इतना अच्छा हुआ है डेवलपमेंट कि हम ये कह सकते हैं पोस्ट कोविड तो हम जो बोल सकते हैं कि मिरेकलस है। जो ग्रोथ अगर हम बोलें कि 10% थी तो आज ग्रोथ 30-35% है लास्ट 4-5 ईयर्स में। लोग होम्योपैथिक को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब अगर हम लोग उसी पे बात करें कि अगर आयुष के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, साइनेरिया और इन सब के बारे में, तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें लिमिटेशंस हैं होम्योपैथी के, और लेकिन होम्योपैथ उसको ले लेते हैं। तो वहाँ से भी हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ लिमिटेशंस हैं, जहाँ पे भाई कोई चीज़ एजिंग की वजह से हुई है, कोई जेनेटिकली कोई चीज़ को हुई है, उसको हम लोग कहते हैं भाई आप हर पैथी में सबके अपने अपने
लिमिट्स हैं, वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। होम्योपैथिक से यहाँ तक पहुँचेगा। डेट्स इट। ठीक है, सही है सर, बहुत सही। सर एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि इवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथी अक्रॉस द ग्लोब ये कैसे हुआ, मतलब ओवर जब से आपने स्टार्ट करी पढ़ाई और अभी इस बीच में जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। इसके लिए थोड़ा सा मैं बैक जाना पड़ेगा। श्योर सर, श्योर। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथी का जो मेन इन्वेंशन है किसने किया था। हनीमैन ने किया था शायद। हाँ, ये कौन थे? ये डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हनीमैन जी। ये इनको हम लोग अपना होम्योपैथी के जनक के साथ साथ इनको महात्मा भी कहते हैं, सेंट भी कहते हैं। रीज़न दिस, अगर हम बात करेंगे तो लेट 18th सेंचुरी 1795 के आसपास की बात है। ये एक जर्मन फिजिशियन थे। ओके। ये बाकायदा एक क्वालिफाइड जर्मन फिजिशियन थे जो प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने इवेंचुअली ये देखा कि जो सिनकोना बार्क, जो कभी कभी आपको याद होगा मलेरिया में क्विनैन दी जाती थी, सिनकोना बार्क, तो उससे जो है इनका अपना ट्रीटमेंट चल रहा था। जो रेस्ट ऑफ द होती थी कि वो खिड़की के बाहर इनकी अटेंडेंट फेंक देती थी। बाहर एक मुरझाया हुआ प्लांट था, वो धीरे धीरे देखते वो सही हो गया। वाह। तो उनके समझ में नहीं आया उन्होंने कि ये है क्या। तो उसके ऊपर उन्होंने दिमाग लगाया, रिसर्च की कि यार ये कैसे हो सकता है। तो पहला उन्होंने एक जो लॉ बनाया, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। ओके। उसका मतलब होता है लॉ ऑफ सिमिलिया, कि जो हमारे शरीर में स्वस्थ चीज़ें हैं वो उसी से सिमिलर किसी के अंदर रोग उत्पन्न करने वाली चीज़ों को वो काट सकती हैं। ओके। उनके अंदर जो है सिमिलर नेचर की होने के कारण वो उनके रोग को दूर कर सकती है। ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने काम किया, उसके अर्क निकाले, फिर उसको खास तौर से द लॉ ऑफ प्रूविंग की उन्होंने, वो सारी अपने ऊपर करी। हम लोग उनको सेंट इसलिए कहते हैं कि अगर फीवर आया तो उन्होंने महसूस किया, ब्लिस्टर पड़े तो उन्होंने महसूस किया, कपकपी लगी तो उन्होंने महसूस किया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने फिर उसको खाते रहे डोज जैसे से कम होती गई, उन्होंने देखा कि वो उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो 1810 में करीब उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम रखा ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी। ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए हमारे होम्योपैथी में गीता से भगवत गीता, मतलब उसमें सारा सार है। कैसे कैसे एक होम्योपैथ को कैसे क्या करना चाहिए, कैसे। तो वहीं से ये लॉ ऑफ जो मिनिमम का एक लॉ बना कि आपको कोई भी दवाई की मिनिमम डोज जो आप देते हैं किसी पेशेंट को, तो उससे जो है वो पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक लाया लॉ ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यानी आपको सारे सिम्टम देखने होंगे, ना कि डिजीज़ देखनी होगी। हाँ, ओके। हमारे में और एक एलोपैथिक सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। वो जाके तुरंत ही वो देखेंगे भाई अगर आपको बुखार आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। वो हम बस ये पूछेंगे आपसे, जाड़ा दे के आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, एक बार में कितना पानी पी रहे हो, थोड़ा पी रहे हो, कम पी रहे हो, अच्छा किस हिस्से में जाड़ा लग रहा है, पेट पे लग रहा है, जांघों में लग रहा है, पैरों में लग रहा है, हाथों में लग रहा है। सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। परफेक्ट। अभी एक पेशेंट था सीवियर डेंगू, ओके। उसको मैं बार बार दवाई जो है कई जगह से ले रहा था, क्रोसिन और ये वो, पर बुखार जो है उसका 4 दिन से कंट्रोल ही में नहीं आ रहा था। अब वो थोड़ा फिर इत्तेफाक से 3rd डे ही मेरे पास आया। 2 दिन तो वो सब अपना ट्रीटमेंट करना, 3rd डे आया। मैंने पूछा कहाँ से हो रहा, तो उसने बताया सर मुझे जो है जाड़ा लगता है पहले फिर आता है। हमने जाड़ा लग के आता है? बोले हाँ जाड़ा लग के आता है। हमने कहा अच्छा कहाँ जाड़ा लगता है? बोले जाड़ा लगता है हाँ भाई, मैं ध्यान दो कहाँ जाड़ा लगता है। बोले नहीं जांघों में लगता है पहले से। उसने कहा मेरी जांघों में जाड़ा लगता है। जांघों से जाड़ा कहाँ तक, फिर धीरे धीरे ऊपर तक जाता है। तो हमारे क्या वो एक पिक्यूलियर सिम्टम था जिसके अंदर कोई भी होम्योपैथिक वाला होम्योपैथ भी नहीं सोच सकता कि यार जांघों में जाड़ा लग के कोई
जनरली नहीं देखता है। उसको जब रेपेटाइज किया गया तो फिर उससे निकाली गई दवाई और उसको दी गई, केवल सिंगल डोज इन अ डे 200 की। ओके। 3 दिन में डेंगू नॉर्मल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो ये कमाल हमारे जो डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हनीमैन साहब करके गए। धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता गया। फिर आपको ये मालूम है कि आज सबसे पहले इसका इवॉल्व जो है फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, यूके में हुआ, यहाँ तक कि 1800 अगर हम बात करें तो 25-30 में जब ये इंडिया में आने लगा और साथ साथ यूएस भी गया। ओके। और 1845 में यूएस के अंदर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी करके पूरा कॉलेज बन गया। जब ये अमेरिका गया तभी धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा था 19th सेंचुरी में, और इंडियन नहीं जानते थे कोई होम्योपैथी के बारे में। यूएस वालों ने इसको तुरंत समझा क्योंकि पूरे यूरोपियन कंट्री दीवानी पड़ी हुई थी। भाई फ्रांस, जर्मनी, इटली सब होम्योपैथी। उस समय कॉलरा इन्फेंटम जो इतना तगड़ा फैला था और उसको ये एलोपैथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर इन लोगों ने जो है होम्योपैथिक नहीं जो है कमाल करके जो है उसका रेट ऑफ जो मॉर्टेलिटी था उसको 20% ले आया था। वेरी नाइस। तो यूएस वालों के कान खड़े हुए, भैया ये क्या बन गया है यहाँ पर। तो उन्होंने भाई इसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी चालू हुई। 1825 में इन्होंने इसको डेवलप किया और 1840 तक शायद उनके पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी करके पूरा सिस्टम डेवलप करके, आज भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमेरिकन होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, बोरिक एंड टेफल, बहुत ही सटीक, बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो वहाँ से आती हैं। जर्मन को तो हम बोलते ही हैं क्योंकि वो तो उसके फादर है वहाँ से, लेकिन आज भी अमेरिकन दवाइयाँ यहाँ पे बहुत कारगर हैं। और फ्रांस की आपको जनरली आपने नाम सुना होगा SBL, शारदा बॉयरन। बॉयरन कंपनी इज फ्रॉम द फ्रांस। तो अब अगर हम कहें कि होम्योपैथी जो है जो लोगों ने यहाँ पे तो बनाया कि गरीबों की पैथी है और इसको चूरन और पाउडर वाली पैथी है, तो ये लोगों को समझना चाहिए कि भैया ये तो फॉरेन से इवॉल्व हो के आई है। 1925 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। और तब भी हम इंडियंस को लेट आप ये कह सकते हैं 70s में आकर लगा कि यार हमको कुछ काम करना चाहिए। जी। तो 73 में इन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का गठन किया, जो हमारी बॉडी है, जैसे इन लोग की होती है मेडिकल काउंसिल की होती है ना, इसी तरीके हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी होती है। वेरी नाइस। उसका सबसे पहले गठन 1973 में किया गया। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे फिर वो BMS के डिप्लोमा ही बांटे जाते थे। फिर लेट 90s में आते आते इसको समझा कि नहीं, इसको एक बाकायदा डिग्री कोर्स किया जाए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BHMS? यू नो, BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BMS। तो इसका मतलब ये है कि जो एक BHMS है वो फिजिशियन भी है और वो सर्जन भी है। अब सर्जरी का मतलब ये नहीं होगा कि बड़ी वाली सर्जरी, उसकी अपनी लिमिटेशंस है। इसलिए जब एक BHMS, BMS, BOMS पास करते हैं तो इनको भी एक एलोपैथिक कॉलेज में जाके इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ओके। इनको वहाँ जाके से जो है सब सीखना है, इनको भी टाँके लगाना है, इनको भी जो कट ओपन करना, बेसिक्स ऑफ सर्जरी सब आती है। तो इट्स ऑल मतलब इक्वल, इसके लिए वो कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आते आते अब धीरे धीरे हम कहेंगे कि 2010 ऑनवर्ड्स इसकी जो डोजेस के ऊपर काम करने लगे। तो जब पहले था तो 200-250 दवाइयाँ बनी थी केवल, आज ये 1000 से ऊपर दवाइयाँ पहुँच चुकी हैं। वाओ। क्योंकि इसमें दवाइयाँ बनाने का मतलब है प्रूविंग, लॉ ऑफ प्रूविंग। वो दवाई का प्रूविंग होनी चाहिए किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। किसी गिनी पिग में नहीं होती है हमारे क्या, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ही होती है। वेरी नाइस। तो वो सारी कर करके इतनी ज़्यादा दवाइयाँ आज बन चुकी हैं। फिर मॉडर्नाइजेशन पे आए तो हम लोगों ने इसके जो लॉ ऑफ रेपेटरी से हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम, सारे सिम्टम लेके उसकी एक दवाई निकालते हैं, उसको कहते हैं रेप्टाइजेशन। ओके सर। तो उसके लिए रेपेटरीज आती हैं, उसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पर धीरे धीरे अभी लास्ट 20 ईयर्स में 2 डिकेड्स में इसके लिए सॉफ्टवेयर बन गए। पहले एक होम्योपैथ के पास टेबल पर जाइए तो 10 तरीके की होम्योपैथी की किताबें रखी रहती थी, वो उसमें से 4 चीज़ पढ़ता था उसमें से। आज आपको एक क्लिक पे हम लोगों के
2000 किताबें हैं। हम केवल सिम्टम डालते हैं और उसमें से मालूम चल जाता है ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो बहुत एडवांस हो चुका है। प्लस अब हम बात करने जा रहे हैं डोज की। डोज से आपको समझ में आएगा कि इवोल्यूशन क्या है। हमेशा समझ लीजिए कि जो मिनिमम डोज होती है, यानी बहुत से महीन से महीन जितनी कम दवा होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। होम्योपैथी का बेस है और यहीं से स्टार्टिंग हुई नैनो होम्योपैथी की। जी 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 सर, आज बहुत खांसी आ रही है, थोड़ा इसकी खांसी के बारे में बताइए। जब भी आते हैं तो खांसी जरूर आती है, तो सर इसका क्या हो सकता है, क्या मैंने आपसे बोला था कि इसका 1 से 2 साल आपको कोर्स करना पड़ेगा। जी सर। सर उससे एक दिक्कत हुई थी ना, उससे बॉडी में वो सल्फर से हो गई थी। हाँ, उससे तो बॉडी में नहीं, हर पैरामीटर है, सल्फर से हो गई, दूसरी से चेक करेंगे। अच्छा, हमारे क्या तो कई पैरामीटर है ना। हाँ। आपको लिम्फोसाइट इंक्रीज करने हैं। अभी हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं, बॉडी के एलर्जी, इम्यून सिस्टम कहाँ काम करता है और होम्योपैथी उसमें क्या काम करती है, इसमें मैं बताना चाहूँगा, ताकि ये जो बच्चे जो यंग पौध है ना, मेरे पास क्या होता है, 2 साल के बच्चे 6 बार एंटीबायोटिक लेके आए। 3 महीने के थे तब एंटीबायोटिक, 6 महीने के थे तब एंटीबायोटिक, 11 महीने के थे तब एंटीबायोटिक। वाह भाई वाह, क्या इसकी ग्रोथ करोगे तुम। अपना मुश्किल था सर मेरे लिए पॉडकास्ट भी करना, तो लॉन्ग दबा के बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा लोग देख भी पा रहे होंगे, खांसी थोड़ी कम रहे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये बात हम डिस्कस करेंगे आराम से ऑफलाइन। सर नैनो जो होम्योपैथी है वो नेचुरल जो मतलब रेगुलर होम्योपैथी है उससे डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? होम्योपैथी में जो दवाई है, आपने हमेशा देखा होगा कि उसको दवाई कहीं ना कहीं डिस्पेंस की जाती है किसी माध्यम से। जी जी जी। अदरवाइज जो दवाई है क्रूड, उसको आप डायरेक्ट जमान पे डालिए, उसको ट्रेस कर पाएंगे? मुश्किल है सर। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। आपने एक एलोपैथिक दवाई ली, मान लीजिए आपने एक बी कॉम्प्लेक्स भी लिया, वो कैप्सूल गया, आपको 3 घंटे बाद आपको यूरिन के कलर से मालूम चल जाएगा हमने क्या खाया। जी 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 बिल्कुल सर। पेट में भी आप उसको पूरी जगह ट्रैक कर सकते हैं। अब आंतों में है, अब ब्लड स्ट्रीम में, अब कहाँ है। होम्योपैथी को कहाँ ट्रैक करोगे? नहीं कर सकते। सही बात है। क्यों नहीं कर सकते? जीप पे लेते हैं। जीप पे लेते हैं तो जाती कहाँ है? आप सीधे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। सीधे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती होगी? नहीं, सीधे उसका एक्शन ही करंट एक्शन जिसको बोलते हैं, वो सीधे नर्वस सिस्टम पे एक्शन उसका, जहाँ आप नीचे से पहुँचते हैं हम डायरेक्ट पहुँचते हैं। ओके, शॉर्टकट है ये? शॉर्टकट नहीं, इफेक्टिव मेथड है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड। सही, मोस्ट इफेक्टिव मेथड। परफेक्ट सर, परफेक्ट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, होम्योपैथी को इवॉल्व करने वाला एक अपने आप में एलोपैथिक फिजिशियन और सर्जन था। ओके ओके। उसको इतनी नॉलेज थी, उसको अपनी पैथी की भी नॉलेज थी, उसको मालूम थी कि हमको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए सपोर्टिव। तो नैनो होम्योपैथी क्या होती है, जितनी भी दवाई की क्वांटिटी आप कम करते जाएंगे, ठीक है, उसकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे आप मदर टिंचर लेते हैं तो उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप 30 में आए, मेडिसिन की क्वांटिटी कम हो गई। आप 200 में आए, मेडिसिन की क्वांटिटी और कम हो गई। आप 1000 में आए, मेडिसिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। आप जैसे 10,000 में पहुँचे, मेडिसिन की क्वांटिटी आप पकड़ भी नहीं पाओगे। हम लोग जब इसको फर्दर पोटेंटाइज कर ले जाते हैं, 1,50,000 और भी जितनी माइन्यूट से माइन्यूट पोटेंटाइजेशन पे, दैट इज कॉल्ड अ नैनो होम्योपैथी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जितना कहा गया है कि जितनी पोटेंटाइजेशन आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से अगर हो गया तो सिंगल डोज ही बहुत कारगर है, कुछ करने की जरूरत ही। सही है, सही है। तो नैनो होम्योपैथी उसी तरीके से इन्वॉल्व हो रही है कि माइन्यूट से माइन्यूट उसके अंदर डोज है उसकी। सर कोई ऐसा केस बताइए जिसमें मतलब कन्वेंशनल जो हमारे मेथड्स हैं वहाँ मतलब कारगर नहीं हो पाए, लेकिन नैनो होम्योपैथी और होलिस्टिक जो आपकी अप्रोच है उससे वहाँ पर आपको सफलता मिली हो। देखिए, नैनो होम्योपैथी ऑलवेज जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो नैनो ही हैं, लेकिन जब नैनो का मतलब हमने बता दिया नैनो बहुत हाई, हाँ जी जी, तो उसको एक कैटेगराइज कर दिया गया। बहुत से पेशेंट में आज भी अगर हम देखते हैं कि कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाती है, सपोज कीजिए पैनिक अटैक आ गया, घबराहट होने लगी, परेशानी होने लगी, कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ गई, आप देखेंगे बेचैनी अलग लेवल पे जा रही है। तो वहाँ पर
हमारी क्या वंडर ड्रग्स हैं। आपको केवल जबान पे डालना है, वाह, और केवल आप घड़ी देखते रहिए, फ्यू सेकंड्स आपको डिफरेंस दिखाए। मुझे मतलब आज की तारीख में भी मैं आपको बहुत से ऐसे केसेस बता सकता हूँ कि जिसके अंदर मुझे इमरजेंसी में बुलाया गया, इमरजेंसी में कॉल किया गया और मैंने उनको दवाइयाँ बताई हैं। अगर मैं आपको एक जनरली सबके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन उसको यूज़ एक डॉक्टर से पूछ के ही करें। वो जनरल दवाइयाँ हैं ज़रूर, लेकिन जी। हर घर में एक एकोनाइट नाम की दवाई होती है, उसको रहना चाहिए। ओके, ठीक है। उसकी कौन सी पावर 30 और 200, ठीक है। एक दवाई होती कार्बोवेज, ठीक है। उसकी भी 30 और 200 पावर हर घर में होनी चाहिए। ठीक है सर। तो एकोनाइट क्या है? एकोनाइट का सिम्टम है जो फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। जहाँ पर ये आ गया, आया है बच्चा एकदम से घबराया हुआ है, एग्ज़ाम होने जा रहा है, परेशान है बहुत ज़्यादा, करना क्या है? 2 बूंद एकोनाइट। ओके, 30 ml वाली। हाँ, 30 छोटा है 30, बड़ा है 200। ओके, है ना, डाल दीजिए। फिर क्या होगा, 2-3 बार डालेंगे तो आप कुछ ना करिए, केवल उसको ऑब्जर्व करिए। पेशेंट कभी कभी बेहोश हो रहा है, सिंक हो रहा है, एकोनाइट कार्बोवेज अल्टरनेट करके डाल दीजिए। कार्बोवेज में सिंकिंग है, ब्लूइशनेस है, नीला पड़ा जा रहा है, सांस रुकी है, ऐसे कर हाँ कार्बोवेज। एकोनाइट दी, 10 मिनट बाद कार्बोवेज दी, फिर एकोनाइट दी, कार्बोवेज दी। एस्थमा के पेशेंट जिनको अटैक्स आ गए, एकोनाइट कार्बोवेज, एकोनाइट कार्बोवेज, थोड़ी देर बाद SpO2। मैंने कितने कोविड में किए, कोविड में जब लास्ट उसमें भी मैंने इसको अपनाया। 90 जिसका 84-85 जा रहा है वो 90 पहुंच गया, 91 पहुंच गया। अब आप कहेंगे इसको प्रूविंग दिखाइए, प्रूव्ड है। ये आप दवाइयाँ घर पे रखिए और इसका आप कभी भी ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर बात करते हैं विजन थेरेपी की। अब ऐसे सुनने में आया सर कि यू आर द ओनली वन जो विजन थेरेपी पे पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं सर। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, ये है क्या और ये किस किस चीज़ों में, किन किन केसेस में मदद करती है सर? विजन कहते किसे कहते हैं? आज तक एक सवाल अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ आई, व्हाट इज़ विजन, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम लोग को मतलब जब से अपब्रिंगिंग होती है तो हम लोग को बहुत सी चीज़ें अपने बॉडी के बारे में मालूम ही नहीं रहता। विज़न में दिक्कत आई, हम आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए क्योंकि विज़न में दिक्कत आ रही है। आई स्पेशलिस्ट सभी चीज़ को देख रहा है, वो उसके कैटरेक्ट को भी निकाल रहा है, वो सर्जरी भी कर रहा है और प्लस विज़न भी कर रहा है, जबकि उसका कार्य नहीं है। अब इसको बहुत एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक आंख बंद करिए, ठीक है, और ये पानी की बोतल है। एक आंख बंद करके आपको ये क्या दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी चीज़ याद आ रही है सर, मैं बताना चाहूँगा। हम जो उसमें थे ना, हम लोग सर कोचिंग में थे, तो कोचिंग में हमारे वर्मा सर थे ग्वालियर में, वो कहते थे बेटा चश्मा भूल जाओ ना तो ऐसे करके देखो, इससे आपको क्लैरिटी आती है। जो छोटा सा होल, जितना ज़्यादा लाइट का वो जो कम पड़ेगा, अपर्चर कम हो, उतना ज़्यादा आपको विजन क्लैरिटी है। आई थिंक उसी की बात कर रहे हैं आप। नहीं, इसको हम आपको विज़न थेरेपी समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके। विज़न थेरेपी हमारी थेरेपी नहीं है, या हमने इवॉल्व नहीं करी है। ये सैकड़ों साल पहले, कभी आपने नाम सुना हमारे महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य का? हाँ, असली विज़न थेरेपिस्ट वो थे, ओके, जिन्होंने ये कहा अर्जुन से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या देखे, फोकस। एग्जैक्टली। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। आप आंख बंद करिए और इस बॉटल को देखिए, कितनी बॉटल दिखाई दी आपको? एक बॉटल, जी सर। दूसरी आंख बंद करिए, फिर देखिए कितनी दिखाई दी? एक। क्यों? 2 लेंस हैं आपके यहाँ, इस समय 2 कैमरे लगे हैं, दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसको डिसाइड करिए कि एक बॉटल है? ऐसे तो देखा जाए, एक कैमरे ने एक पिक्चर ली, दूसरे कैमरे ने दूसरी पिक्चर ली, तो हमें तो 2 दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल।
और हम तो आई स्पेशलिस्ट है ना, तो हम तो दोनों आइज को जो है मजबूत करके दोनों को देख सकते हैं, पर नहीं, हमारे पीछे कुछ बैठा है, दैट इज ब्रेन। हमारा एक ऑर्बिटल लोब है जो ये डिसाइड करता है, इधर से इमेज गई, इधर से इमेज गई, और उसको डिसाइड करता है अच्छा जो आपके पास ब्रेन, ये एक ग्रीन कलर की बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये इतने फिट पे रखी हुई है, इसका शेप सर्कुलर है, तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? आंख डिसाइड कर रही है? नहीं, ब्रेन डिसाइड कर रहा है सर। तो जो चीज विजन थेरेपी में होती, डेट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द आईज विद द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड विजन थेरेपी। ओके। जब हम लोग विजन थेरेपी की बात करते हैं तो हम हमेशा कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। ओके। बॉल गेम क्या है? इतनी दूर पे एक दौड़ रहा है, क्रिकेट का कैच उछलता है, पर एक खिलाड़ी वहां से दौड़ना चालू करता है, वो एक एंगल बनाता हुआ दौड़ रहा है, उसका आंख से ज्यादा उसका ब्रेन काम कर रहा होता है कि अगर हम इधर छलांग लगाएंगे तो हमारी बॉल हाथ में आएगी, कि इधर छलांग लगाएंगे तो बॉल हाथ में आएगी। एग्जैक्टली, हाँ, कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। क्या उसको बॉल दिखाई दे रही होती है? किसका? केवल एजम्पशन हो रहा होता है उसका। ट्रू। तो इसका मतलब कौन कहाँ से देख रहा है? ब्रेन से देख रहा है, दिमाग से देख रहा है। सही बात है। तो यहाँ पर हम किसी पैथी या किसी सिस्टम को गलत नहीं कहना चाहते हैं, सबके अपने प्रॉस हैं, कॉन्स हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लोगों को एक्सेप्टेंस चाहिए। विजन थेरेपी एक एक्सेप्टेंस करने वाली चीज़ है। हमारी सारी चीज़ों को उठा ले गए फॉरेन में, वहाँ पे जाके ह्यूज यूनिवर्सिटी बना दी गई, विजन थेरेपी पे मतलब सीइंग विदाउट ग्लासेस के ऊपर काम होता है, वहाँ के लोगों के चश्मे उतरते हैं, यहाँ कोई चश्मा उतारने की बात करता है तो उसको आप क्वैक कहते हैं। दैट्स वाई कि जब हमने इस सिस्टम को समझा और जाना, डॉक्टर कैपलान हमारे मेंटर थे, उनके अंडर में मैंने विजन थेरेपी सीखी, फेलोशिप की, तो हमको समझ में आया कि विजन थेरेपी में कितना दम है। और साथ में जब आप होम्योपैथी सीख रहे हैं और होम्योपैथिक में देख रहे हैं कि मिरेकल मेडिसिन हैं आपके पास, क्या फाइसोस्टिग्मा काम करती है, क्या सेलियरी मसल्स को स्ट्रांग करती है, भाई कुछ नहीं है। 6 पेयर ऑकुलर मसल्स, एक 7वीं यहाँ पर है, 6 पेयर ऑकुलर मसल्स की केवल टोनिसिटी है, चश्मा नहीं चढ़ेगा। मेरा उतर जाएगा सर? अब यही एक सवाल आता है क्योंकि आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आप मतलब उतर सकता है सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ भी, इसके जब कभी भी बात होती है तो एक बहुत ही केंद्रीय मंत्री मुझसे बात कर रहे थे, मिलने आए थे। पहला मैंने उनसे कहा कि सर आप इसको स्कूलों में लागू करिए। कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर कहते मेरा उतार दो तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले 68। यहाँ ग्रोथ फैक्टर मिलेगा हमको? बोले नहीं। हमने कहा अब आप वही बात कर रहे हैं कि जो 20-22 साल का बच्चा, 18-20 साल का बच्चा जिम में जाता है और अपनी स्ट्रांग मसल बना लेता है, आप 60 साल के स्ट्रांग मसल बनाएंगे? ट्रू। हम बात मसल्स की कर रहे हैं, हम बात उन बच्चों की कर रहे हैं कि जिन बच्चों को 4th क्लास से, 3rd क्लास से, 5th क्लास से चश्मा चढ़ रहा है। मेरी बेटी को लग गया सर उसका। हाँ, तो क्यों आप क्या करोगे? आप विजन थेरेपिस्ट पास नहीं जाओगे, आप सीधे आई सर्जन के पास जाओ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, आप आई फिजिशियन तो जो है खत्म ही कर दिया गया। ट्रू सर, ट्रू। एमडी ऑर्थो है ही नहीं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एमएस ऑर्थो के पास जाओगे जिसका काम रेटिना के ऊपर काम करना, जिसको जी, है ना, उससे क्या लेना देना विजन? वो क्या करेगा? वहां पर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठाए हुए हैं। मैंने भी किया, मैंने भी 2 साल का जो है मतलब डिप्लोमा कोर्स किया, डीआर ऑप्ट। इसलिए किया ना क्योंकि एक होम्योपैथ कैसे आंखों में हाथ लगाएगा? तमाम सवाल, तमाम मीडिया के चीज़ें आने लगी। अरे भाई आपके पास तो कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, 2007-8 में मैंने जो है एक पैरामेडिकल से जाके मैंने कोर्स किया, डीआर ऑप्ट का मैं डिप्लोमा हूँ मेरे पास। तो कारण ये था कि मैं उसको बहुत शिद्दत के साथ लोगों को बताना चाहता था, जिसके लिए मैंने दृष्टि सुरक्षा अभियान की स्टार्टिंग करी। लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बताना चाहता था कि भाई कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का सबसे पहला शब्द तब के मेरे पेपर में आप देखिएगा 2004 के पेपर में निकला हुआ कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में डिटेलिंग में मैंने बताया था।
आज से 20 ईयर्स बैक। और मैंने कहा था कि आंखें दूर देखने के लिए बनी है, नेचर ने आंखें दूर देखने के लिए बनाई हैं, पर आप उसका जितना पास के लिए उपयोग कर रहे हैं, हर तीसरे आदमी के पास ये चश्मा होगा। और ये बात आज सच तो हो रही है। हर आदमी इंस्टाग्राम, हर छोटा से छोटा बच्चा आज मोबाइल हाथ में ले घूम रहा है। तो आप कैसे बचाएंगे? कर सकते हैं, आज भी हम कर सकते हैं। कब? इस 6 पेयर ऑकुलर मसल्स को समझ के इसकी टोनिसिटी करेंगे। समझ गया सर। सर आपने किन क्रिटिकल और क्रोनिक इलनेस में होम्योपैथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। एक मुझे ध्यान आता है कि 6 साल का बच्चा था, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे वो। किसी ने रेफ़र किया कि अच्छा, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के पास एक बड़ा चीज़ होती है, वो सबसे पहले जाता है सबसे बड़े अच्छे डॉक्टर के पास। जी जी जी। किसी ने हमारे पास रेफ़र किया 20 ईयर्स बैक कि हमारे यहाँ के बहुत अच्छे होम्योपैथ हैं, बहुत ये, आप इनको दिखा लीजिए। बोले उसको क्या था, उसको एपिलेप्टिक सीजर्स आते थे। ओके। लगातार फिट आते थे, और फिट जब आता था उसके बाद उसको हाई फीवर आता था। ओके। और बड़े बड़े सारे जितने भी डॉक्टर्स थे यहाँ, मेडिकल कॉलेज है, वो सब इलाज चल ही रहा था 3 साल से। एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ चल रही थी, ग्रोथ एक प्रकार से स्टंट हो रही थी, क्योंकि कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन में थोड़ा सेडेशन भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, खाए जा रहे थे। किसी ने हमारे बारे में बताया, हमने ठीक है। अब आप सोचिए कि हमने इसको सिस्टम के साथ कैसे जोड़ा होम्योपैथी को। मैंने कहा मुझे सिटी स्कैन दिखाइए। ओके। तो सिटी स्कैन में डॉक्टर साहब कुछ नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में नहीं। मैंने कहा इसमें एक जो हेयर लाइन, इसमें हेमाटोमा दिखाई दे रहा है, हल्की सी ब्लड क्लॉट दिखाई दे रहा है, हेयर लाइन। बोले हाँ, डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे एज के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, दवाइयाँ चल रही थी उसके। बहुत ज़्यादा हुआ क्या कि जब वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बचपन में गिर जाते हैं बिस्तर से। तो वो 2-3 बार गिरा होगा, कहीं ब्लड क्लॉट हो गया होगा। लेकिन उसका इलाज चला, ब्लड क्लॉट रिमूव हो गए। जब रिसेंट सीटी में आया तो उसको हेयर लाइन वो आया, उसको दिखाने गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीजर्स अलग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये धीरे धीरे ड्यू कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, इसका इसी से लेना देना है। वहाँ मैंने जो नैनो होम्योपैथिक की एक डोज थी, ओके, केवल सिंगल डोज। ओके। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं केवल एक ट्राई करता हूँ। मैं बहुत तब 20 ईयर्स बैक हमने भी प्रैक्टिस 5-6 साल हुए थे, तो बहुत ज़्यादा हम भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करते थे, पेशेंट के रिजल्ट के आधार पे ही करते। तो हमने कहा भाई एक हम दे रहे हैं, आप इसको दीजिए, अगर इससे फ़ायदा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप 50,000, 10,000, 1 लाख पावर तक दीजिए तो उनके मतलब ब्रेन के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ओके। आया नेक्स्ट सिटी स्कैन में उसका वेरी नाइस सर, रिमूव हो चुका है, खत्म, कहीं नहीं। अब मैं बात करता हूँ सीजर्स की। अब सेम वही मेडिसिन हमने सीजर्स के सिम्टम्स के आधार पे दी। 3 महीने हमने उसको सिम्टम्स के आधार पर, वही सबने नाम सुना होगा, कालीफास और 2-3 दवाइयाँ और दी। 3 महीने बाद आज वो बच्चा मेरे ख्याल से कहीं अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। 26-27 साल का है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो बहुत से केसेस हैं, ये एक सिंगल केस नहीं है ऐसे में। सर आपका अब तक का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा जो आपने बहुत सफलता से, मतलब उसमें आपने सफलता प्राप्त की? देखिए, चैलेंजिंग केस तो मेरे लिए लगभग, चूँकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ क्रॉनिक इलनेस का, ओके, तो हमारे लिए हर केस चैलेंजिंग है। हम लोग केस अब लेते नहीं। लास्ट 4 ईयर से अब सर्दी जुकाम बुखार वाला तो सब ख़त्म ही हो गया। जी जी जी। अब सारे केसेस जो आते हैं हम लोग के पास सब बिगड़े हुए, मतलब बिगड़े हुए क्या कहें, बिल्कुल ऐसी हालात में। और पर डे हम लोग का एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, क्या करना है डॉक्टर साहब, अब आप बताइए क्या कर सकते हैं, अब आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो सबसे चैलेंजिंग केस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। ओके। ये एक ऐसा इशू है कि अगर इसको सही नहीं किया गया, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ
नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसको इतना ज़्यादा अभी तक लोगों ने बताया नहीं है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इसको बोला नहीं है। जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, पर इसको खुल के बताते नहीं हैं। थोड़ा प्लीज़ बताइए इसको कि प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या मतलब है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, जिसके ऊपर लास्ट 7-8 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ, ओके, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जनरली जो इसका कोई रूट कास्ट तो मालूम नहीं है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। इसके कई कॉजेज़ हैं, कोई कहता है जेनेटिकल है, कोई कुछ कहता है। हम लोग टोटलिटी में मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से तुम्हें अगर हो गया किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, करना क्या है। ल्यूपस है, स्किन का केस हो गया, और सबसे बड़ी आपने देखा होगा जो हम लोग के पुराने में दादी नानियों को और माताओं को होती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। हाँ, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वही लिवर, वही पैंक्रियाज, वही जॉइंट्स आपके अभी तक सही चल रहे थे। ऐसा क्या परिवर्तन आया, या आपने ऐसा रातों रात क्या खा लिया कि अब आपके घुटने को अर्थराइटिस घोषित कर देगी। सोचने वाली बात है सर। ट्रू। अचानक से आपको डायबिटीज डेवलप हो गई। ये जो डिप्रेशन और ये सारे केसेस जो देख रहे हैं, ये सब अचानक से क्यों हो रहे हैं। हम मानते हैं नो डाउट कि रहन सहन, खान पान और इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, सोशल एस्पेक्ट्स, सभी का एक अपना इम्पैक्ट आ रहा है। पर क्या हम लोग की लाइफ स्पैन कम हो रहा है? क्या हम लोग इसकी तरफ जा रहे हैं? आज से 1 डिकेड पहले जो हॉस्पिटल्स में भीड़ थी, उसकी 3 टाइम्स हो चुकी है। सर। ट्रू। आपको पहले आप देख लीजिए, अपने लखनऊ की बात अगर आप कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते थे और लिमिटेड नर्सिंग होम होते थे। सही बात है सर, बिल्कुल सही। आज आप हर गली में आपको एक मोहल्ले में खुले हुए हॉस्पिटल, तो भी भरे हुए हैं। रीज़न क्या है? तो मेरी जो सोच है, मेरी जो अप्रोच है, वो ये है कि आपको पहले से ही इसको समझना है और इसको कंट्रोल करना है। दैट्स वाई वी हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट नो योर बायोलॉजी एंड जज योरसेल्फ। आप अपने शरीर के विज्ञान को खुद समझिए और खुद ही उसको जज करिए। डॉक्टर केवल आपका एक मेंटोर हो सकता है। जी। डॉक्टर आपके लिए भगवान नहीं हो सकता। मैं स्वयं एक डॉक्टर होके ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को आपको समझना चाहिए। क्यों? आज डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, अगर आप चले जाएं, डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ वाले डॉक्टर पास जाइए। लिवर के आ गया, आप गैस्ट्रो के पास जाइए। हार्ट का हो गया, हार्ट के पास जाइए। ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियो पास जाइए। अरे भाई, कितनी दवाइयाँ आप खाएंगे? कितनी खाएंगे? लिमिट है भाई। और उसके बाद उसके मेजर जो साइड इफेक्ट्स है, उसका क्या होगा? ट्रू सर, ट्रू। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं, +1 कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ मानती हैं, तो 12 भी मान लेते हैं। आप उस 11 सिस्टम्स के, हम मानते हैं 11 सिस्टम के, एक प्रकार से आप इसे कंप्यूटर मानिए। आपके 11 सिस्टम लगे हुए हैं और उसका जो मास्टर बोर्ड है यहाँ और CPU है यहाँ। सब कुछ यहीं से हो रहा है सर, ध्यान रखिएगा। तो ये सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि अब आपका हर बॉडी अपना इतनी स्मार्ट है कि 13 ट्रिलियन सेल्स को मालूम है कि ये मेरा मालिक है। True. इसको 5 बजे नींद आती है तो वो डाउन होने लगेंगी। उसको मालूम है 7 बजे इसको चाय चाहिए तो वो मांगने लगेंगी। हमारी ट्रिलियन सेल्स की मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि वो अगर अपने पसंदीदा सोफे पे बैठ जाएगी तो उसको मालूम होगा पसड़ जाना है। अंडरस्टैंड सर? तो ये क्या है कि अगर हमने अपनी बॉडी को समझ लिया और उसको उसी के हिसाब से ट्रीट किया, और हर सिस्टम बीमार होने से पहले, जैसे गाड़ी आवाज़ करती है ना, इसी तरीके हर सिस्टम आपको एक वार्निंग देता है। 1 बार नहीं देता, 2 बार नहीं देता, कई बार देता है, और आप उसको इग्नोर करते हो। जब आप इग्नोर करते हो तो आप बीमार हो गए। तो उस सिस्टम को कैसे हील करना है, उस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं।
उसको बहुत खूबसूरती के साथ, मैं कभी होगा तो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि हमें डायबिटीज़ क्यों हो रही है। अगर हमको यही मालूम चल जाए कि हमें शुगर क्यों हो रही है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रू सर, ट्रू। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमें नींद की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो होम्योपैथी जो है, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो आध्यात्मिक तरीके की पैथी है, वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जी सर, जी सर। आपको मालूम है होम्योपैथी के अंदर डेज के हिसाब से दवाइयाँ होती हैं? नहीं पता था सर। सूर्य उदय से पहले सल्फर ग्रुप की ड्रग्स की दवाई दी जाती है। वाह। सूर्यास्त के बाद नक्स वोमिका वगैरह को प्रेस्क्राइब किया गया है। शाम को 4 से 8 के बीच में लाइकोपोडियम को प्रेस्क्राइब किया है। ओके। अगर फुल मून है तो ध्यान रखिए थूजा देनी है। थूजा, जो अपने थूजा यूज करते हैं। यस यस, व्हाट एंड मोस्ट दैट इज एंटीसाइकोटिक रेमेडी। ओह। तो आपके अगर साइकोटिक मियाज को हमें कंट्रोल करना है ना, तो आपको मून से होने वाली ट्रबल्स, आपको चीज़ें सब समझना पड़ेगा। देन आई विल प्रिस्क्राइब यू थूजा लेना, वो जिस दिन पूर्णिमा होगी ना उस दिन देना। वाह। तो आप समझिए कि हमारी साइंस कहीं ना कहीं होम्योपैथी सारे सिस्टम से मिली हुई है। तो इसलिए एक होम्योपैथ को हमारे जो गुरुजी कहते थे, होम्योपैथ इज नॉट अ होम्योपैथ, इट्स एन आर्टिस्ट। होम्योपैथी इज एन आर्ट। जितनी बेहतरीन तरीके से आप ऊँची चला लोगे उतनी सुंदर आपको। तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ पेशेंट आता है ना, तो हम लोग उसको बैठाते हैं, कुछ उल्टी सीधी सामान को सामने रख देते हैं, उसको मालूम नहीं रहता। जब हम क्रॉनिक केसेस का पहले दिन केस टेकिंग करते हैं, हमारे क्या प्रोसेस होती है केस टेकिंग। केस टेकिंग के अंदर हम 50, 60, 70 सवाल जो होते हैं वो उससे भरवाते हैं, पूछते हैं, उसको रख लेते हैं। पहले दिन हम उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, पहले दिन हम लोग उसको जो है केस टेकिंग करते हैं। ठीक है। 60, 70, 80 सवाल जो है उसके अकॉर्डिंग सब देंगे, उसको भरवाएंगे, उससे पूछेंगे, कुछ भर रहेगा ठीक है, नहीं थोड़ा हमारे असिस्टेंट हेल्प करते हैं, उसको भरवा देते हैं पूरा। उसको पूरा करने के बाद हम उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बिहाफ पे उस पर पेप्टाइजेशन करते हैं, जो अभी हमने जल्दी बताया। जी जी जी। पर उससे पहले माइंड सिम्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट आया, बेचैनी कितनी है, अग्रेशन कितना है, ईगो कितनी है। हाँ। अब यहाँ पर सामने सामान रखा है तो एक पेशेंट ऐसा होता है दवाई का कि उसको अगर टेढ़ा रखा तो पेन को सीधा करेगा। कॉपी पेन ऐसा रखा तो उसको, आप ही की टेबल बैठा होगा लेकिन उसको बेचैनी होती रहेगी, उसको सीधा करेगा, इधर से जाते पे उसको सही कर देगा। तो वो एक वेल नोन होम्योपैथ को मालूम होता है, उसको समझ में आता है कि पेशेंट बैठ के क्या कर रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, कंधे हिला रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, आपकी बात को काटे दे रहा है, सुन ही नहीं रहा है। जैसे ही आप उससे सिम्टम एक पूछते हो वो अपने ही कहानी लेके कहीं चला जाता है। लॉट्स ऑफ लोकेसिटी, मतलब वो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, आपके सुन ही नहीं रहा है। वहाँ पे हम लोग को दवाई तुरंत दिमाग में आ चुकी होती है। ट्रू ट्रू ट्रू। पेप्टाइजेशन करके उसको कंफर्म करते हैं और वहीं से पेशेंट का इलाज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। Very nice. तो होता क्या है कि मैक्सिमम जो होम्योपैथी के केसेस हैं वो ट्रीट होते हैं माइंड के सिम्टम से। माइंड के सिम्टम्स, क्योंकि आप सीधा नर्वस पे हिट कर रहे हैं वैसे ही। हाँ, माइंड के सिम्टम्स नहीं, आप हर इंसान के लिए, हमारे क्या जैसे बुखार है, आप जनरली अंग्रेजी मेडिसिन जिसको एलोपैथिक मेडिसिन में आप जाएंगे तो वही क्रोसिन है, डोलो है, जो भी है लेना लीजिए। हमारे यहाँ अगर 3 लोगों को बुखार आया तो आप वहाँ जाके तीनों को डोलो देंगे। यहाँ हर इंसान की अलग दवाई है। उसके सिम्टम पूछे जाएंगे। पानी, अगर उसको प्यास लग रही है और एक बार में 1 गिलास पानी पिया जा रहा है तो दिमाग में आती ब्राउनियाँ, कॉन्स्टिपेशन भी है, सुस्त भी है तो ब्राउनियाँ आ रही है। अगर वो बहुत बेचैन है पर प्यास भी है पर वो एक बार में थोड़ा थोड़ा सिप करके पी रहा है तो दिमाग में आती है आर्सेनिक। सही है, समझ रहे? तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा। हाँ सही है। ये आपके अंदर आर्ट नहीं होगी तो आप कैसे कर पाएंगे।
सही है सर। तो टोटलिटी आपको लेके काम करना पड़ता है। सर कभी कभी ऐसा होता होगा कि मरीज़ अपनी दवाई ले रहा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ़ायदा नहीं हो रहा है, अपनी उम्मीद छोड़ चुका है, या मतलब थोड़ा रिलैक्टेंट हो रहा है कि यार मुझे थोड़ा डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा है, या मतलब वो है, तो उसका ट्रस्ट वापस कैसे आप उसको अंदर जनरेट करते हैं सर? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि होम्योपैथी को अगर हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ करते हैं तो उसका कंप्लीट रिजल्ट आना तय है। परफेक्ट। अब होता क्या है कि पेशेंट के तो हमें सिम्टम सारे मिल गए, हम उसको पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्ड में, सपोज कीजिए किसी की कोई ए मेडिसिन आई, हमने उसको 200 1000 वॉट एवर द जो पोटेंसी हमने उसको दे दी, पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट इसलिए नहीं आता है कि पेशेंट की जो माइंड की स्टेज है वो थोड़ी डिवेस्टेटिंग स्टेज है। उसका पैसा ख़त्म हो चुका है बीमारी में, उसके घर में हालात ठीक नहीं है। एक डॉक्टर कभी ये सब बातें नहीं पूछता है, एक होम्योपैथ पूछता है। ओके, आप समझिए, वहाँ पर हम उसके काउंसलिंग करते हैं। ओके। अगर पेशेंट काउंसलिंग के लिए तैयार होता है तब हम उसको उसके ट्रस्ट को वापस लाने के लिए हम उसको काउंसलिंग करे बिना उसको दवाई नहीं देते हैं। ओके, वहाँ हमको उसको दवाई देनी पड़ती है। जैसे सपोज कीजिए एक पेशेंट कब सारी चीज़ें उम्मीदें छोड़ता है, जब उसके हार्मोनल लेवल ड्रूप हो चुके होते हैं। सही है सर। यानी हैप्पी हार्मोन्स को अगर हम बात करें तो वो एक्टिवेट ही नहीं है ज़्यादा। जब इंसान के अंदर हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रू, वेरी ट्रू सर, है ना। कहाँ बैठा है, मौसम क्या है, बरसात में भी एंजॉय कर रहा है, गर्मी में भी एंजॉय कर रहा है। और जब ड्रूप हो चुके होते हैं उस समय आप उसको एलोपैथी भी खिला रहे हो, होम्योपैथी भी खिला रहे हो, आयुर्वेदिक का मतलब चूरन चटनी भी खिला रहे हो, उसको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है। और काम सब कर रही हैं, पर जब पेशेंट की एक्सेप्टेंस नहीं होती ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमें काउंसिल करना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ता है कि पेशेंट के किस हार्मोन्स की वजह से क्या दिक्कत हो रही है। आपने हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जानते हैं? बिल्कुल सर, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब होता है। कौन कौन से हैं मुख्य? सर सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। जी। अब एक पेशेंट मेरे पास आया, वो घर में पड़ा रहता है। ओके। अभी भी है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। उससे पूछो कि बाहर कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, सब उसने अपने पसंद की खरीदी हुई थी, सब में पैसा लगाया। अब उसका मन नहीं लग रहा होगा। अब उसका मन उसमें जाने के नहीं करता है। जनवरी में निकला था, अब अगस्त है, घर से निकला ही नहीं है। ओके, हाँ। घर वाले परेशान हैं। अब वहाँ पर आप उसको क्या हो जाता है, उसको हड्डियों में दर्द होता है, बॉडी गिरी रहती है, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है। अब आप उसको उससे सिम्टम्स की दवाई दिए जा रहे हैं, जो भी देनी है, कालीफाज, पल्साटीला, व्हाट एवर तो आप दे रहे हो, नेट्रेमेट्रोम्यूर दे रहे हो, थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है। अरे भाई, उसकी बॉडी तो हिलाई जाएगी तब तो फ़ायदा होगा। एंडोर्फिन तो ख़त्म, एंडोर्फिन है नहीं, बीवी से लड़ाई होती रहती है ना। ना डोपामिन है, ना ऑक्सीटोसिन है। सही है सही। नींद उसको अब जब दिन भर पड़े रहते हो तो रात में नींद आती नहीं, तो कितनी नींद आएगी भाई? कितनी नींद आएगी? तो सेरोटोनिन वैसे ही खत्म हो चुका है तुम्हारा। हाँ, सही है। अब तुम्हें कोई भी पैथी दी जाए तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको समझना पड़ेगा, नो योर बायोलॉजी। दैट इज माई कॉन्सेप्ट, इज नो योर बायोलॉजी। मैंने उस पेशेंट को समझा, क्योंकि उसको बताया, उसको नहीं बोला कि भाई तेरे अंदर क्या है, पर मुझे मालूम है कि उसको सेरोटोनिन एलिवेटर चाहिए। भाई सेरोटोनिन का क्या काम है? सेरोटोनिन जो है, अब वो बैठ के खाता रहता है, वजन भी बढ़ रहा है, एक्सरसाइज कर नहीं रहा, कुछ एक्सरसाइज कर नहीं रहा है, मूवमेंट छोड़ चुका है, डिप्रेशन है, उठा के रिमोट से टीवी देखा करता है, फिर रात बिरात कोई इधर उधर चैनल देखा करता है। तो दिमाग में तो क्योस मचा हुआ है ना उसके। ट्रू सर, ट्रू। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काउंसिल करना पड़ेगा उसको। काउंसिल करना पड़ेगा। ट्रू सर, ट्रू। उसमें ये सारे हार्मोन्स का रोल होता है। तो जब हम उससे संबंधित
उसके बॉडी से दर्द से संबंधित कोई दवाई नहीं दे रहे। ट्रू, वो तो एक सिम्टम है, बीमारी तो कुछ और है। बीमारी कुछ और है। तो अगर हम उसको कहें नहीं भैया तेरा आर्निका रस्टॉक से ठीक हो जाएगा, तो भाई डॉक्टर हनीमैन साहब कह गए थे, अरे भाई टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखो, उसके माइंड को भी तो देखो। ट्रू, माइंड भी देखना जरूरी है। सही है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई घुटनों में दर्द, वो जब आएगा तब बोले डॉक्टर साहब मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मैं टेढ़ा हुआ जा रहा हूँ, मैं जब भी चढ़ता हूँ मेरे पीठ में दर्द होता है, मैं आराम भी करता हूँ तब भी उठता हूँ डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ जाता है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें कैसे ठीक हो गए भाई? जब मैंने उसको डेली, उसकी पत्नी को काउंसिल करी, भाई ऑक्सीटोसिन बढ़ा, इसका लव हार्मोन बढ़ा, तुम लोग चिढ़ने लगे, उससे गुस्सा करने लगे, बच्चे आते वो नाराज़ होते, बीवी आती वो नाराज़ होती, माँ आती वो पड़े रहते हो, उसका तो सब खत्म हो चुका है ना। तो जब पूरी एक सामूहिक काउंसलिंग हुई तब उसके हार्मोन्स के ऊपर, डोपामिन हार्मोन क्या रिवार्ड हार्मोन है? बिल्कुल सर, है ना, रिवार्ड हार्मोन। आप जब कभी किसी का भी अप्रिसिएशन करते हैं तो डोपामिन इंक्रीज करेगा। तो उनको रोज समझाया गया, वो लोग जाते, पापा तुम तो बहुत अच्छी चलाते थे, पापा ये पापा वो। अब पापा जो धीमे से संडे कहते चलो आ रहे, चलो तुम लोग को वहाँ लेके चलते, निकल जाते हैं। बहुत सुंदर। पत्नी से कहा गया कि आज तुम निकला करो बाहर के पार्क में, इनका हाथ मत छोड़ा करो। टच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एग्जैक्टली, लव हार्मोन। हाँ, लव हार्मोन, यस, है ना। तो वो आप लेके इनको थोड़े दिन नहीं, हम हाथ पकड़े, गिरोगे नहीं। जब उनको घुमाया, डेली हमने 15 मिनट वॉक करके आओ, मेरी गारंटी तुम्हें कुछ नहीं होगा। 15 मिनट करते आज भाई साहब 1 घंटा भी साथ बैठते हैं। बहुत सुंदर, है ना। क्या बात। तो वही दवाइयाँ हमारी काम कर रही हैं, जो दवाइयाँ पहले उसको ये हो चुका था कि उसके अंदर काम नहीं कर रही हैं। अंडरस्टैंड? सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जहाँ 3 या 4 डोजेज में ही आपको ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिले हो मरीज के अंदर। एक पेशेंट का मेरे पास वीडियो कॉल आता है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे। चेन स्मोकर्स कॉफ होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, मानते हैं नहीं, बहुत कहने से भाई थोड़ी बहुत कम कर दी। किसी एक चेस्ट फिजिशियन के पास इलाज चल रहा है, एक दिन उनका 8:30 बजे मेरे पास वीडियो कॉल आया कि उनकी वाइफ दिखा रही हैं कि वो बिस्तर पर गिरे जा रहे हैं, उनको सांस नहीं आ रही है। मॉर्निंग का 6:30-7 रहा होगा सर। ठीक है, फिर हमने उनसे कहा कि भाई यही जो फार्मूला हमने बताया कि आप गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के दीजिए, और बाकी इनसे कहिए पफ ले। बोले रात से 4 पफ ले चुके हैं, अब इससे ज़्यादा लेंगे तो इनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने भाई ये भी ठीक नहीं है, और एज उनकी 67-68। मैंने फिर 2 दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब की, और तुरंत ही उनसे कहा यहाँ जाइए, अब मिल जाएगी, जो हमारे बॉम्बे वाले उसमें क्लिनिक से तुरंत उनके पास पहुँच गए। हमने 1 बूंद डायरेक्ट जबान पर डाली, घड़ी देखते रहिए, 5 मिनट बाद दूसरी की 1 बूंद डालिए, फिर 5 मिनट बाद 1 बार, और जैसे जैसे आराम आने लगे आप टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिएगा। हाँ, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 10 मिनट, ये कि केवल आपको 1 घंटा करना है। ओके। अगर 1 घंटे में आपको आराम नहीं आता है तो आप किसी भी जगह चले जाइएगा। 30 मिनट्स इज सफिशिएंट। वो पेशेंट की 98-97 SpO2 हो गया, सांस आने लगी। अब आप ठीक है, अब आप अपने रेगुलर पफ जो लेते हैं वो लीजिए, खाइए पीजिए। वो फिर तो उस दिन के बाद से ये है कि वो मरीज़ तो इतने मुरीद है कि हर हफ्ते किसी न किसी पकड़ के ले आते हैं। जी। तो ये चलता रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और होम्योपैथिक के बारे में हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी और देना चाहेंगे। होम्योपैथी को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक स्लो प्रोसेस वाली होम्योपैथी है। ये बहुत बड़ा मिथ है सर, बहुत बड़ा मिथ है। बहुत, सबसे मतलब मुझे लगता है ये अपोजिट बनाया गया है, सबसे फास्ट मूविंग, फास्ट एक्शन वाली, फास्ट एक्टिंग दवाई जो है। और आपको खुद ये बात समझिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, हमारे क्या कोई भी दवाई होम्योपैथी में वो प्रूव होके आती है। ओके। प्रूव होके आती है, सारी दवाई प्रूविंग करके आई है। हमारे क्या दवाई कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है। मैंने जैसे पहले भी आपसे जो है स्टार्टिंग में बोला और शुरुआत में बताया कि मैं किसी
पैथी या किसी सिस्टम के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन मैं उस बात पे हमेशा अगेंस्ट पे हूँ कि भाई आप एक्सपर्ट हो अपनी पैथी के, तो दूसरी पैथी की जानकारी नहीं है तो आप उसको टीका टिप्पणी ना करें उसके ऊपर, टीका टिप्पणी ना करें। जब आप विजन थेरेपी नहीं जानते तो चौधरी ना बने। ट्रू वेरी ट्रू सर। या तो आप विजन थेरेपी पढ़ें आकर। आज अगर seeing.org ने मुझे जो है रिकॉग्नाइज करके पूरे वर्ल्ड में ये सब जो घोषित किया कि आप एक विजन थेरेपिस्ट हैं, हमने कोर्स किया, हमने चीज़ें की, हमने बहुत सी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज बनाई जो आपके ऑर्थोटिक से कहीं ज़्यादा अलग हैं। हमने पूरा सेंटर 20 साल चलाया लखनऊ के अंदर, प्रकृति होम्यो एंड आई रिसर्च सेंटर, सैकड़ों चश्मे उतारे। तो उसके अंदर आपको समझना चाहिए कि डॉक्टर साहब कैसे कर रहे हैं। ट्रू सर। तो वहाँ पर अगर हमको जो क्रिटिसाइज न करके हमारे साथ कोलैब किया जाए, एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सर। तो इसी तरीके से अगर मैंने उनसे कहा कि अब आप अपने चेस्ट फिजिशियन से मिल लीजिए, जिनको मैंने ये दवाइयाँ दी, मैंने उनसे ये नहीं कहा अब आप ठीक हो गए, मैंने आपको रिलीफ दे दिया तुरंत। हाँ, जहाँ आप बाहर जाते या तो आपको नेबुलाइजिंग कराई जाती या आपको ऑक्सीजन लगाई जाती, उससे हम आपको उबार ले गए। परफेक्ट सर। तो हमारी पैथी में सब कुछ प्रूवन है। अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, उसको आप अपने इसमें लीजिए ना लीजिए वो बात अलग है। आपको पेनिसिलिन ड्रग्स का याद होगा। जी सर। एक ज़माने में जब वो आई थी, डेट इज़ कॉल्ड वंडर ड्रग, उसका नाम ही रखा गया था वंडर ड्रग। आज कितने लोग देते हैं पेनिसिलिन? नहीं देते सर। आज वो ऑब्सोलीट हो गई जी। वही एम्पिसिलिन ऑब्सोलीट कर दिया आपने। आप समझिए कि जो चीज़ बचपन में आपने सुनी होंगी वो सब धीरे धीरे खत्म। अभी अचानक मैंने अर्ली 20s में मैंने देखा था एक निमेसुलाइड आई दवाई, नाइस तहलका मचा दिया। 15 साल बाद अमेरिका को याद आया कि इससे तो यार हार्ट की बीमारियां होती हैं, हम तो अपने बच्चों को पिला चुके। अब वहाँ के FDA को ध्यान आता है कि इससे हार्ट की बीमारियां होती हैं, अब वो मना करता है। पहले ब्रूफेन आपको बहुत अच्छी लगती थी, हर जगह जो है मतलब हर चीज़ में ब्रूफेन उपयोग की जाती थी, एनाल्जीन को हर जगह दिया जाता था। फिर आपको ध्यान आया अरे इससे तो हार्ट के ऊपर डायरेक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे एस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अब आपने उसको धीरे धीरे वार्निंग लिखने लगे धीरे धीरे। तो यार कहने का जो पर्पस है कि हम लोग गिनी पिग्स नहीं हैं। ट्रू सर, ट्रू। अगर हम प्रूविंग करके ह्यूमन बीइंग पे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग करके कोई ड्रग्स लेके आ रहे हैं तो उसकी अपनी वो है। और जहाँ तक मिथ है कि होम्योपैथिक के साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो सब नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक जो होम्योपैथ है उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो पोटेंसी है वो कौन सी सेलेक्ट की है आपने और किस पेशेंट के ऊपर सेलेक्ट की है। जहाँ आपको 30 की ज़रूरत है वहाँ आपने 1000 दी है क्या? जहाँ अगर आपने सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर ली और सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी आपकी सही नहीं है, कहाँ ड्रग फायदा करेगी? ट्रू सर, ट्रू। काली फास्ट को मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो लोगों को मालूम होना चाहिए। काली फास्ट 6x, आपकी हार्ट रेट बढ़ी हो, 5-5 गोली 5-5 10-10 मिनट में खाइए, आने लगे आराम। वही प्रोपेनॉल की तरीके से काम कर रही है वो। अब अगर आपके यहाँ खुदा न खास्ता कोई ऐसा सेटबैक हो गया है, बहुत से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, इसकी मैरिज हो रही है, 3 दिन इवेंट है, पर ये कभी मतलब जो पब्लिकली ज़्यादा बैठा नहीं है, तो इसको टेंशन हो रहा है, क्या करें, इसके साथ कई लोग रहेंगे, इवेंट होगा, नहीं काली फास्ट दे दीजिए। काली फास्ट हमने 1000 पावर दीजिए इसको, तो डेली रात में 1 डोज खाते उसे, 3 दिन कहाँ बीत जाएंगे मालूम नहीं चलेगा। परफेक्ट, बीत गए। वही काली फास्ट जो आपको 6S में फ़ायदा कर रही थी वही 1000 में फ़ायदा कर रही है। हाँ, डोज अच्छे होम्योपैथ को पता होता है कितना देना है। यस, ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है। मेक सेंस सर, मेक सेंस। पोटेंसी का सिलेक्शन, आपको जो पर्टिकुलर मेडिसिन का सिलेक्शन सही तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, फिर उसकी कौन सी डोज होनी चाहिए। तो वो एक BHMS को मालूम होता है क्या। और हम लोग तो PG तक पहुंच गए, वो MD होम्योपैथ है। वेरी नाइस है ना, तो धीरे धीरे हो ही रहा है। सर ऐसी 5 कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ होम्योपैथी बहुत जल्दी असर दिखाती है?
और घर में मतलब होनी चाहिए बेसिकली, जो मतलब हमारे रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करती है। ऐसी कौन सी मतलब मेडिसिन हैं जो घर पे रखनी चाहिए? आपने पहले 2 बताई थी, और जो नॉर्मल उसमें बुखार वगैरह में दे सकते हैं, मतलब एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, जैसे हम घर में डोलो वगैरह रखते हैं। देखिए, अगर हम, ये कहीं प्रूवन नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, लेकिन अगर हम बात करें, रस्टॉक्स मेडिसिन एक ऐसी है जो मुझे लगती है कि उससे बढ़िया एंटीबायोटिक नहीं है कोई। अच्छा, ओके। वो या एंटीवायरल नहीं है कोई, वो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, बरसात हो या नमी हो, वो ड्रग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। अभी आपका गला है, मैं आपसे यही कहूँगा कि रस्टॉक्स 200 लीजिए, बेड टाइम पर 3 दिन लीजिए, बस बहुत सी चीज़ों को कवर कर लेगा। तो कितनी गोली खानी है सर उसमें? गोली और ये सब मतलब उसमें 5-6 गोली आती है छोटी छोटी? देखिए, वो डिपेंड करता है कि अब गोलियों की जो डिस्पेंसिंग की अगर हम बात करें तो 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर जो जनरली गोली होती है साबूदाना के आकार की होती है। जी। उससे छोटी 30 नंबर होती है, 20 नंबर छोटे छोटे बच्चों की महीन महीन होती है। जी। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पिल्स में आपने दवाई बनवाई है। अच्छा, ओके। अगर आपने 5 ग्रेन में बनवाई है तो एक ही टैबलेट काफ़ी है। अब आपने 40 नंबर बनवाई है तो 2-3 पिल्स बहुत है। ठीक, परफेक्ट सर, बस ठीक है, नाइस। तो उसको, जैसे मैंने बताया ना, रस्टॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। मेरे ख्याल से हमारे सैकड़ों पेशेंट हैं और लाखों को तो ऊपर वाले दया से ट्रीट किया है। मेरे ख्याल से 1000 फैमिलीज में मेरे रस्टॉक्स रखी है। वेरी नाइस। सेकंड ड्रग है चाइना, ओके। चाइना, उसमें हम जनरली चाइना में 30 ही रखवाते हैं, रस्टॉक्स में 200 रखवाते हैं। 30 से बेटर 200 हमको तो लगता है। में सर क्या भी एंटीबायोटिक है? चाइना का जो मेन रोल है, ये देखिए बुखार में भी फ़ायदा करती है, ख़ास तौर से ये पेट में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फ़ायदा करती है। दूसरा, ये वीकनेस में मतलब मिरेकल है। मुझे वीकनेस कभी कभी लगती है, वीकनेस लगती है। और चाइना अगर आप लेते हैं, या फिर जनरली आपने देखा होगा कि घर में जो लेडीज़ होती हैं आफ्टर पीरियड्स उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वीकनेस है। उस जैसे ही 4th-5th डे ही आप एक डोज चाइना देना चालू कर दीजिए, 3 दिन में उसको सब रिकवर। बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर। तो एक चाइना ड्रग हो गई, कार्बोवेज हो गई, रस्टॉक्स हो गई। और सर ये आजकल मस्से बहुत निकल जाते हैं सर, उसके लिए लोग थूजा बताते हैं। थूजा के अलावा भी बहुत दवाई हैं। थूजा है, स्टेफिसग्रिया है, नाइट्रिक एसिड है। अगर हम बात करें तो कास्टिकम है। ये सब जो है सब हटाने के। अब आपका मस्सा कैसा है? नुकीला है, आपका मस्सा चपटा है, आपका मस्सा मस्से के ऊपर मतलब वो जड़ें बनी हुई हैं, एक के ऊपर बना हुआ। तो हर ऐसा नहीं है कि सब अलग दवाई है, अलग। तो आपने कहा थूजा खा लें, इससे बेटर ये कि अगर आपको लगता है तो थूजा क्रीम आती है, जेल आता है। अच्छा, आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिना पूछे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको हटवाना है तो फिर वही बात, आपको एक जो मतलब क्वालिफाइड एक होम्योपैथ के पास जाना चाहिए। वेरी नाइस। तो मैंने जो 4 ड्रग बताई हैं आपको, इसके अलावा एक दूसरी ड्रग है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका पेट के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ख़ास तौर से कॉन्स्टिपेशन हो, या अगर आपने बाहर गए हैं, तला भुना मसालेदार खूब खा के आ गए हैं, अब आपको रात में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग तो प्रेस्क्राइब करते हैं भाई 1-2 डब जो है कायम चूर्ण जैसा काम करती है। हाँ, कायम चूर्ण जैसा भी कह सकते हैं। और आपका नहीं, जो बैड इफेक्ट्स है, इल इफेक्ट्स है, जो है ना आपको बीमार कर रहे हैं। बाहर का आप कुछ खा के चले आए हैं मसालेदार, पर वो आपको लगता है रात भर में मामला गड़बड़ हो रहा है, नक्स वोमिका या तो उसको निकाल देगा। नहीं सर, मतलब जिसका रेगुलर, जैसे हम लोग बाहर कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तो भी स्लीपिंग पैटर्न दिक्कत हो रहा है, तो भी नक्स वोमिका बेटर है। और लास्ट जो नॉट लीस्ट की एक पल्साटिला दवाई है। पल्साटिला, ओके। PULSTILLA, पल्साटिला। इसका एक बहुत ही पिक्यूलियर वो है, वैसे तो ये हार्मोनल मेडिसिन हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है, जैसे आपने हमसे पूछा कि घर में रखने योग्य कौन सी है, तो पल्साटिला का नाम मैंने इसलिए लिया कि आपने जैसे दूध, क्रीम, बेकरी, कोई ऐसे प्रोडक्ट खा के आपकी प्रॉब्लम हो गई है, ओके, पनीर खा लिया आजकल, कुछ भी ऐसी पनीर वैसे ही आजकल बहुत एडिल्टेटेड आ रहा है, तो आपने पल्साटिला की 2-3 डोज ली तो उसके बैड इफेक्ट्स को खत्म कर देगा।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये 4-5 ड्रग्स घर में रहनी चाहिए। अब तब तक आप कब तक डॉक्टर को जाओगे, ढूंढोगे क्या हुआ, वो रात भर में ब्लोटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, उल्टी कर रहा है, पल्स कंट्रोल हो जाएगा। वेरी नाइस। सर एक चीज़ और बताइए कि यूजुअली लोगों को बोला जाता है कि कभी भी आपको लगता है कि मतलब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया या मतलब हार्ट अटैक वाली कंडीशंस में एस्पिरिन दी जाती है सर, है ना? तो उस केस में सर अपने होम्योपैथी में भी कोई ऐसी दवाई है जो तुरंत बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है। और ख़ास तौर से अगर हम नाम लें तो मैंने सबसे पहले बताया एकोनाइट है, लेकिन उसके साथ में अगर वो पिक्यूलर सिम्टम दे रहा है, लेफ़्ट साइड में है, इधर खिंचाव हो रहा है, तो 2 दवाइयाँ स्पाइजीलिया और कैक्टस जी। कैक्टस आपने नागफनी सुना होगा, नागफनी से बनती है कैक्टस जी, तो वो एंजाइना पेक्टोरिस की बहुत अच्छी दवाई है। ओके। कैक्टस हमेशा हार्ट के अंदर पेन खिंचाव जैसे नहीं होता है, पेट में खिंच रहा है, कैक्टस जी आप दीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और ख़ास तौर से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हार्ट के केसेस में और लिवर के केसेस में जनरली हम लोग मेटेरियलिस्टिक डोजेस पे जाते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर मेडिसिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने पहले बताया मदर टिंचर्स पे। ओके। इसलिए वो दवाइयाँ मदर टिंचर्स में ज़्यादा जाती हैं, 30 तक जाती हैं, पर हम कैक्टस जी 1000 नहीं दे सकते वहाँ। ओके। तो मैंने साथ में ये भी बता दिया कि पोटेंसी है, आप कैक्टस जी का मदर टिंचर दीजिए या 30 में भी दीजिए, बहुत जल्दी आपको रिकवरी होगी अगर आपने सही सिम्टम पकड़ा है तो। ओके। अगर आपको कभी गैस भी होती है, कभी गैस भी होती है। हाँ, अगर गैस लग रही, हमारे मित्र थे, उन्होंने गैस का प्रॉब्लम था, उन्हें लगा हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने फिर बोला कि गैस है। तो वो तो अब कितने पेशेंट हमारे कार्बोवेज से कंट्रोल करते हैं, जब कभी गैस ऊपर चढ़े तो कार्बोवेज मिरेकल ड्रग है। कितने पेशेंट हमारे रात में एसिडिटी और उसमें दोनों में सब में पेट साफ नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, सब ब्लोटिंग हो रही है, आपने कार्बोवेज ली। मतलब हमने कुछ तो ऐसा देखा है अपने पेशेंट्स क्या कि वो परमानेंट कार्बोवेज अपने साइड टेबल पे रखे ही रहते, क्योंकि क्या कहते हैं मुझे गैस बहुत बनती रहती है तो मैं उठे खा लेती हूँ। सर इसका अभी एक और यहीं पे एक सवाल आता है सर, इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं होते सर? मैंने आपसे एक बात अभी बोली कि साइड इफेक्ट अगर हम बात करें तो इसका एग्रीवेशन होता है। ओके। आपने ये सवाल पूछा है तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा सर। एक किसी के हम गए तो शुरुआत में क्या होता है ना कि जब हम कहीं जो है डिनर पार्टीज़ वगैरह में गए होते हैं तो जनरली एक होम्योपैथ को देख के लोग पूछने लगते हैं। जी। तो मेरे बच्चे को जल्दी वो सर्दी खांसी हो जाती है, वो है, तो मैंने कहा आप क्लिनिक पे आइए। जनरली तो मैं ये बोलता हूँ क्लिनिक पे आए सिम्टम देखे नहीं डॉक्टर साहब थोड़ी सी 1-2 दवाई बता दीजिए, बहुत खांसी हो रही है। उसको एक दवाई बता दी, एंटिमटार्ट। 30 खांसी हो रही थी। एंटिमटार्ट का बहुत अच्छा एक सिम्टम है कि जब वो खांसता है तो खड़खड़ होता है, अच्छा, ओके, आवाज़ आती है। ओके। तो मुझे सुनाई दी, मैंने कहा छोटा बच्चा है ये क्या सिम्टम अभी देगा, एंटिमटार्ट एक दवाई दी, उसको दे दी। आपने बाहर निकले, खाई, 2 दिन बाद जो है इत्तेफाक से उनका फ़ोन आया, डॉक्टर साहब बहुत फ़ायदा हो गया, कोई सारे सिरप विरप बंद कर दिए, उसको खांसी बिल्कुल ठीक हो गई, डॉक्टर साहब स्कूल भेज देना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बात आई गई हो गई, हम भूल गए। 5 साल बाद उस पेशेंट का मेरे पास कॉल आता है, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची जो है बहुत सीवियर है और वो पीडियाट्रिक के डिपार्टमेंट में एडमिट है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। अरे! तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो खांसी आ रही थी और उसको ये वो। तो मैंने कहा कुछ चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया था, किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाया। नहीं डॉक्टर साहब आपकी दवाई दी थी उससे हो गया। मेरी दवाई दी थी? मैंने कौन सी तुमको दवाई दी थी? 5 साल बाद तो यार याद कर रहे हो। बोले नहीं डॉक्टर साहब आपने दी थी हमको एक बार, आप याद करिए, वो आपने पर्ची पे लिख के दी थी। हमने हाँ दी थी। हमने हाँ याद दिया है एंटिमटार्ट। हाँ तो वो मुझे जब भी खांसी होती है उसको तो वो बड़ी शीशी बनवा लाते थे भाई साहब, अरे राम, पूरी एक आउंस की, और उसको वही खिलाते थे। अब उन्होंने उसके ऊपर लेवल लगा दिया खांसी की, खुद भी खिलाते थे और अड़ोस पड़ोसियों को भी बांटा करते थे। बाप रे। अब इस बार उसकी खांसी का सिम्टम कुछ और था और वो उसको खिलाते चले गए। हाँ। वो रिवर्स करना चालू किया उसने। आपने बात कही ना कि इसका नुकसान,
नुकसान क्या है कि सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आपकी गलत थी। सही बात है। तो जैसे होम्योपैथिक में क्या होता है ना कि वो सिमिलर सिम्टम्स डेवलप करने लगता है। अब तो उनके लंग्स जाने लगे। वहाँ तो डॉक्टर ने तो उसको तब आए, तो जब उन्होंने बोला तब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था, और मैं तो चाहता हूँ कि सभी के लिए वो लेसन रहे। कि उस दिन के बाद से हमने अपने पर्चे पे लिखा है, और भी लोग लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते थे, कि वैलिड फॉर 15 डेज या वैलिड फॉर 5 डेज, और दवाई के आगे लिख देते हैं कि इट्स फॉर 1 मंथ, इट्स फॉर 10 डेज, इट्स फॉर। ये नहीं परमानेंट यूज करते रहो उसको, कोई मतलब नहीं उसका। इसके बाद अगर यूज कर रहे हो 10 डेज के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 11th डे यूज कर रहे हो तो वो स्वयं आप डॉक्टर हो, मैं नहीं हो सके। ट्रू। तो इसलिए होम्योपैथिक का भी अपना वो है। सर, क्या होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका एलोपैथी में भी कोई तोड़ नहीं है? जैसे कि परवरिश आती है सर, मैंने अक्सर देखा है कि एलोपैथी डॉक्टर भी उसको रिकमेंड करते हैं किडनी स्टोन्स में। तो सर ऐसी और भी कुछ मेडिसिन हैं? मैंने आपसे पहले भी ये बात कही, अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे कि एलोपैथिक में, तो हमारे क्या जितनी भी मेडिसिन हैं सब प्रूव्ड है। तो सबका अपना एक रोल है, चाहे बर्बरिस का हो, चाहे कैंथरिस का हो। अब कैंथरिस है, अब वो लोग सिट्रालका देते हैं, अल्कोहल देते हैं, हम कैंथरिस देते हैं, जलन, यूरिन में जलन, यूटीआई। लेकिन आपको मालूम है वही कैंथरिस हमारी जलन, मतलब किसी प्रकार की बर्निंग हो, कोई जल भी गया हो, बर्न हो गया हो, उसमें भी वो काम कर रही है। वहाँ तो उनकी अल्कोहल नहीं काम करेगी ना। सही है। दूसरा, हमारे क्या स्टोन ना बने उसकी भी दवाई है, और स्टोन जो बड़ा बन गया है उसको तोड़, स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी भी है हमारे पास। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आ रहा था सर, गॉल ब्लैडर के। सर, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बन जाते हैं, तो क्या सर्जरी उसका सॉल्यूशन है कि होम्योपैथी में इसका है इलाज? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही एक बात बताई, होम्योपैथ को अपनी नॉलेज के अनुसार काम करना चाहिए। जी। कुछ डिजीज़ बॉडी में जो डेवलप होती हैं, कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके या तो जेनेटिकल कारण है या एजिंग फैक्टर है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिजीज़ होती है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल। अब जैसे अगर हम गाल ब्लैडर स्टोन की बात करें, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके। कैटरेक्ट की बात करें तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और दूसरी आप बात सुनिए कि गाल ब्लैडर एक छोटी सी थैली है, और उसका जो बाइल है वही जो है स्टोन बन गया है। जी। वहाँ स्टोन कहीं चला नहीं गया है। जी। वही स्टोन बन गया है। इतना हार्ड हुआ, वो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फट जाती है ना, तो वो क्या, वो अपना फट गया तो मल्टीपल स्टोन्स हो गए। अब उसके अपर्चर तो 2 से 5 mm के बीच में है ना, और वहाँ वो पड़ा हुआ है 20 mm का, तो कैसे निकल जाएगा? तो आप गए होम्योपैथ के पास, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर कोई किसी के सिम्टम आ रहे हैं कि उसका बन रहा है, मैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कह दूं कि चुका है 20 mm की चीज को मैं 3 mm से निकाल दूंगा, पॉसिबल नहीं है यार, कहाँ मैकेनिकल प्रोसेस। पर अगर हम वहाँ की एनाटॉमी देखें किडनी की, तो किडनी की एनाटॉमी क्या कहती है, वो नीचे की तरफ जाता है। गाल ब्लैडर क्या होता है, वो पियर शेप्ड है, उसकी ओपनिंग ऊपर है। एग्जैक्टली उसकी ओपनिंग निकालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। और वहाँ पर किडनी की क्या है, नीचे आ रही है। एग्जैक्टली। तो जब वहाँ पे आप स्टोन को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको पहले हम लोग सब प्लान करके करते हैं कि भाई किडनी के कैलिक्स पर है, किडनी के कॉर्टेक्स पर है, कहाँ पर है, उसके हिसाब से अलग दवाई है। फिर वो यूरेटर में आ गया, उसकी अलग दवाई है। फिर वो ब्लैडर में आ गया, उसकी अलग दवाई है। और ब्लैडर से आके यूरेथ्रा में फंस गया, उसकी अलग दवाई है। वाओ, नाइस सर, नाइस। तो अगर आप कहते हैं बर्बरिस केवल निकाल देगी, नहीं निकाल सकती। लेकिन केवल इस दवाई से भी सर मैंने देखा है काफ़ी सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इसको, एलोपैथी में भी। बर्बरिस हेल्प करती है हमेशा, ऑक्सिलेट हो चाहे किसी प्रकार के क्रिस्टल्स, उसको जो डेवलप नहीं होने देती उसको थिन करती है। ओके। बर्बरिस का काम बैक से रिलेटेड, आप समझिएगा, बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, बर्बरिस का काम बैक एक को भी खत्म करना है। स्लिप डिस्क वगैरह में भी काम आती है। 100% बर्बरिस का काम केवल किडनी की नहीं। तो किडनी कहाँ है, बैक में ही है सर।
तो उसका रोल हो गया ना, उसकी जगह हो गई, जैसे आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि उसका तो स्थान हो गया वो। सही है, सही तो वो अपने स्थान पे बड़ा अच्छा काम करती है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बर्बेरिस इसलिए हर डॉक्टर क्या कहते हैं ना कि वहाँ पे ऑक्सीमन कैन देना है यूरेटर में तो भी बर्बेरिस लगा देगा, है ना, या हाइड्रेंजिया देना है वो भी जो है स्टोन की है तो वहाँ भी धीमे से बर्बेरिस लगा देगा। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो ये होता है सर। अगेन वही सारा थोड़ा इरिटेटिंग सवाल हो सकता है आपके लिए क्योंकि बार बता चुके हैं, बट ये है कि सर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन बीमारियां हैं सर। किसी को डायबिटीज़ हो रखा है सर, तो क्या होम्योपैथी की दवाइयाँ लेकर के उसको रिवर्सल मतलब पॉसिबल है सर, कंट्रोल किया जाता है उसको? सबसे पहले इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि हमें पकड़ना है AID को, हमें सबसे पहले रूट पे जाना है। डायबिटीज़ होती क्यों है? आज भी आप एक सवाल किसी से आप पूछ लीजिए, किसी भी अच्छे से अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए। मैं किसी की नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा सिस्टम कहता है डायबिटीज़ हो गई वो तो डॉक्टर बहुत अच्छे से सही कर देंगे, और ना हो तो उसके लिए कहेंगे आप दौड़िए, भागिए, ये करिए। वो आदमी बेचारा ना शुगर खाता है ज़्यादा, बहुत ही कम जो है उसका इंटेक है, खूब मेहनत करता है, खूब करता है, उसको डायबिटीज़ है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ है, एक जो सबसे बढ़िया हार्मोन है हमारा हैप्पी हार्मोन, उसका नाम है सेरोटोनिन। वो रिलीज मैक्सिमम कहाँ तो होता है? गट से, पर उसकी जो उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है? हमारे आज्ञा या आज्ञा चक्र जो बोलते हैं ना, यहाँ पे होती है पीनियल बॉडी, वहाँ से होती है। अब इस पे मेरी रिसर्च चल रही है, लेकिन तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे क्या है कि यही सेरोटोनिन रात में अपना रूप बदल के मेलाटोनिन बन जाता है। ओके, मरीच है मरीच है, मेलाटोनिन बन जाता है। और मेलाटोनिन का बहुत बड़ा रोल है। जिसका अच्छा होगा मेलाटोनिन, उसको किसी प्रकार की स्लीप पैटर्न में दिक्कत नहीं आएगी। भाई स्लीप जो होती है ना, उसके भी अपने पैटर्न होते हैं ना। जी जी बिल्कुल सर। 4 साइकिल्स होती हैं, 2 सिस्टम। तो वो क्या कर रहा है कि आपके स्लीप के पैटर्न को मेंटेन कर रहा है। यस, ठीक है ना। तो वो मेलाटोनिन आपका जब बहुत अच्छा क्वांटिटी में रहेगा तो आपको डिजीज होने ही नहीं देगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो मेलाटोनिन अच्छा होने के कारण क्या है? आपको दिन में सेरोटोनिन को अच्छा रखना है। क्यों? अगर सेरोटोनिन 10 था तो मेलाटोनिन भी 10 होगा रात में जाकर। ध्यान दीजिएगा। जी सर, जी सर। और मेलाटोनिन जब कम है, अगर आपकी 20 की रिक्वायरमेंट, हमने उसको पैरामीटर 20 माना, मेलाटोनिन कम है आपका, तो आपको डिजीज प्रोन हो गए आप। क्योंकि हमारा ब्रेन हमको रात भर रिकवर करता है, हमें सुलाता है नहीं, हमको रिकवरी देता है, हमारी बॉडी को हील करता है, दिन भर के वियर टियर सबसे बचाता है, होने वाली डिजीज से बचाता है। तो सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन नहीं है, सेरोटोनिन एक प्रकार के हीलिंग हार्मोन भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी न्यू कांसेप्ट। तो अब इसको करने के लिए क्या करना है? अब यहाँ पे भी हम बात वही कर रहे हैं आध्यात्मिकता वाली, यहाँ भी सूर्यदेव का रोल आ गया। हाँ, अगर आपको सेरोटोनिन करने है तो 15 मिनट आपको सूर्यदेव की आराधना करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा सुबह की धूप लेने के लिए, क्योंकि वो ट्रिप्टोफान इसका प्रिकर्सर है। ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन बनता है, ट्रिप्टोफान बेस्ट आपको वहाँ मिलेगा। इसीलिए क्या करते हैं फॉरेन वाले, जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आते हैं, पड़ जाते हैं, सनबाथ ले रहे होते हैं, सनबाथ लेते रहते हैं। और ख़ास तौर से कहा उनको मालूम है यहाँ लेना है ना, उनको इससे बचाना है चेहरे से, क्योंकि सेरोटोनिन का असर क्यों ऑलरेडी पीनियल बॉडी से, यहाँ से, बाकी सब जगह वो अपना ओपन करके रहते हैं, टॉवल डाल लेटे होते हैं आराम से। तो आप ये सोचिए ना कि खेल क्या चल रहा है शरीर में। तो जब आपको अपनी बायोलॉजी के बारे में तो मालूम नहीं है, आप काम पे काम करे जा रहे हैं। ट्रू सर, ट्रू। तो वहाँ पर डायबिटीज़ पे हम रिवर्सल पे काम कर सकते हैं। जब हमने अपने सेरोटोनिन को इंक्रीज़ किया, सेरोटोनिन जब इंक्रीज होगा, जब कॉर्टिसोल लेवल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कॉर्टिसोल। ट्रू सर, ट्रू। वो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे क्या बॉडी में, और सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉर्टिसोल को कंट्रोल कौन करता है? सेरोटोनिन। ट्रू सर, ट्रू। तो ये पूरा खेला ही मतलब हार्मोन्स का है ना। पूरा खेला है हार्मोन्स का। इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करते हैं रिवर्सिंग की,
रिवर्सिंग की, किसी भी प्रकार के रिवर्सिंग की बात करते हैं तो इनको जानना बहुत समझिए, क्योंकि बॉडी अपने आप में सेल्फ हीलर होती है। सेल्फ हीलर होती है, ट्रू। मेडिसिन केवल आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती हैं, उसका कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट का काम करती है। कोई एक हमको आदमी बता दीजिए जो ये कहता हो कि हमने डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं और हमारी डायबिटीज़ ठीक हो गई। रोक कर रख सकती है उसको, कंट्रोल कर सकती है बस। कोई भी एक आदमी बताइए जो कहे कि हमारी हाइपरटेंशन है वो ठीक हो गया, अब मैं दवाई नहीं खाता हूँ। सबको जो भी दवाई है सबके स्पेशलिस्ट हैं, आपको खानी ही खानी है। अस्थमा हो गया, खानी खानी, पफ इनहेल लेने। अगर आप बात करते रिवर्सल की, अगर आप बात करते इसको ठीक करने की, तो फिर बात पूरी लंबी यात्रा है, फिर लंबी यात्रा है। फिर तो पूरी मशीन की बात करनी पड़ेगी। उस मशीन को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कभी। सर भी क्या एक लास्ट सवाल लेते हैं सर, कि जैसे लेज़र आजकल करा रहे हैं लोग, जैसे चश्मा उतारने के लिए, राइट? तो विजन थेरेपी से भी सर मतलब चश्मा उतर सकते हैं सर? इनिशियल लेवल पे अगर ग्रोथ फैक्टर है, क्योंकि जितने भी विज़न की प्रॉब्लम होती है, चाहे मायोपिया हो, चाहे हाइपरोपिया हो, चाहे प्रेस बायोपिया हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हमारा जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर के ऊपर रहता है। मायोपिया में ज़्यादा हो गया तो मायोपिया हो गया, कम फ्लैट हो गया हाइपरोपिया हो गया, या जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो टेढ़ा मेढ़ा, आपको एस्टिग्मेटिज्म हो गई। फिर एजिंग के फैक्टर पे जो 40 के आसपास जो एक चश्मा, अब आजकल तो लोग केवल एज बताते हैं और चश्मा मिल जाता है कि 42 साल के हो गए तो +1.5 चलेगा। तो वो सिलियरी मसल्स की जो वीकनेस है उसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पर विज़न थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है कि जैसे ही आपको कोई भी एब्रेशन या एरर स्टार्ट हुई, अगर आप उसी वक्त उससे संबंधित एक्सरसाइजेस या पर्टिकुलर दवाइयाँ या उससे रिलेटेड आप डाइट लेने लगे। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आपने आज तक सुना हो कि जो गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, ये वो, तो ये सब बातें मिथ नहीं है। लेकिन इसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अगर आप सही तरीके से लेंगे, डाइट में आजकल लोगों ने बहुत कुछ छोड़ रखा है तो उसको हम लोग इन कराते हैं सूप सैलेड के रूप में, प्लस हम लोग आई एक्सरसाइज कराते हैं, संग में हम होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। सर अब मैं यहाँ पे अपने पॉडकास्ट थोड़ा विराम देना चाहूँगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत और लंबा चलेगा, तो नेक्स्ट उसमें हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले सर, उससे पहले मन की फीलिंग बताता हूँ। ये पॉडकास्ट एंड होते होते एक पुराने टाइम पे साधु संत होते थे सर हमारे यहाँ, और मानस में, रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर से एक वाक्य कहा है जो जरा उस पर मतलब थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको रिलेट कर पाएंगे कि बड़े भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयास हो भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, और जो आज हम लोग कर रहे हैं ना सर, ये किसी सत्संग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बेचने के लिए किसी को नहीं चिपका रहे हैं कि आइए सर के पास, आइए सर के पास, ऑलरेडी बहुत बिजी हैं सर। तो लेकिन बड़े भाग्य से सर ये सत्संग की प्राप्ति हुई, और इससे जो हमें ज्ञान मिला सर उसको हम संजो कर रखेंगे अपने पास। और इतना ज्ञान, इतना मतलब डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ जल्दी करेंगे, और दर्शकों से निवेदन है कि अगर कोई प्रश्न होता है आपको होम्योपैथी से रिलेटेड तो सर से कमेंट में साझा करिए, हम सर तक पहुंचा देंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। श्योर सर, आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत थैंक यू सर। जय हिंद।